नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आपको डेली बेसिस पर रोज आपको एनटीपीसी की क्लासेस यानी कि रेलवे की जो क्लासेस है वो मिल रही हैं। प्रैक्टिस सेशन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है। साथ ही साथ आपको कुछ और जो अजब गजब ट्रिक हम लोग दे रहे हैं जिसमें चीजों को आसानी से याद किया जा सके। एग्जामिनेशन हॉल के जो प्रेशर है उस प्रेशर के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें दिमाग में होती तो हैं लेकिन वो एट ए टाइम दिमाग से एकदम से गायब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ ऐसी चीजें मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह के भी आपके पास वीडियोस आते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो रिसेंटली एग्जाम होते जा रहे हैं जैसे आरओ और एआरओ का पेपर हुआ उसका भी सॉल्व हम लोग ने आपको दिया, सॉल्यूशन दिया। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस यानी कि पेपर जो जीएस का था उसके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए गए। साथ ही साथ उसमें जो रीजनिंग और मैथ को लेकर जैसे मेंटल एबिलिटी कहा जाए ज्यादा बेहतर होगा तो उसके भी सॉल्यूशन दिए गए। तो हर वो कोशिश, हर वो प्रयास जो हमारी ओर से हो सकता है वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी अपेक्षा में बस आपसे इतनी चाहत और उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे और कर रहे हैं, लेकिन इसे थोड़ा स्पीड से कर दें, थोड़ा और गति दे दें तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर उतनी ही गति से हम लोग आपको और भी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में सफल हो जाएंगे। खैर, अपनी क्लास को, अपने कंटेंट को आगे लेकर चलते हैं हम लोग। तो जो आरआरबी एनटीपीसी की क्लासेस चल रही हैं उसमें जो हिस्ट्री वाला प्रैक्टिस सेशन है उसमें हम लोग आज गुप्त काल के बारे में यानी गुप्त पीरियड के बारे में यानी गुप्त एरा के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चनियर है, वही एमसीक्यू वाला हिस्सा है, ताकि आपने जो पढ़ा है, जो याद किया है, बस उसे हम लोग एक बार रिकॉल करते चलें, रिवीजन करते चलें। वैसे भी अभ्यास एक सबसे मजबूत अस्त्र और शस्त्र होता है अपने किसी भी एग्जाम को या अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने का। और किसी एक फिल्म में हमको याद आ रहा है कि अक्षय कुमार साहब की फिल्म थी जिसमें कहा गया था, मिथुन चक्रवर्ती साहब ने एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था। और स्टेटमेंट ये कि कोई भी प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस खूब करो। यानी जैसे हम लोग कहते नहीं कि मेरी भाषा में अगर बात करूं तो एक किताब को हम लोग 100 बार पढ़ें, इसकी अपेक्षा कि हम 100 किताब एक बार पढ़ें, इसके बनस्पत उल्टा कर दें, एक किताब को 100 बार पढ़ लें तो कहीं ना कहीं वो फायदे में रहेगा। मेरे पिताजी खुद ही कहा करते थे, जैसे हाई स्कूल, स्कूल और बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे तो मेरे फादर खुद कहते थे कि बेटा सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे तो वहां पर थोड़ा बहुत, देखिए पूरा प्रेशर तो नहीं खत्म हो सकता लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो सकता है। वही चीज मैं आपको भी कह रहा हूं कि रिवीजन और रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ा तो है हमने लेकिन क्या ये याद है, और अगर याद है तो कितना याद है, और कितना याद करने की जरूरत अभी और रह गई है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को, अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और हम लोगों के टॉपिक का यानी गुप्त एज का, गुप्त एरा का, गुप्त पीरियड का, गुप्त काल का जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर आ गया है। और सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? अब इनमें से ये जो 4 नाम आपके सामने दिए गए हैं इनमें कौन व्यक्ति या कौन ऐसा शासक है जिसे हम गुप्त वंश का संस्थापक यानी कि फाउंडर के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं? याद आ गया होगा अब तक, जब 2 बार सवाल पढ़ लेते हैं तो याद आता है। याद रखिएगा, जब एग्जाम में आप जाइएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन एक बार फिर उसके दूसरी बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। हम लोग कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा फटाक से आंसर कर दिया, उसमें गलती की गुंजाइश हो जाती है। तो क्वेश्चन को जरूर 2 बार पढ़ें ताकि उसकी भाषा है क्या, वो पूछना क्या चाह रहा है वो जान जाए। क्योंकि इसी क्वेश्चन में मैं अभी आपको इसको आंसर करने के बाद मैं इस सवाल की एक भाषा पर और आपको ध्यान दिलवाऊंगा। ठीक, फिलहाल तो सवाल लिखा हुआ है कि फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश का संस्थापक, तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं और अब तक आप लोग आंसर कर भी चुके होंगे, और वो है हम लोगों का ए ऑप्शन, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगर हम लोग श्रीगुप्त के शासनकाल की बात करें तो 240 से लेकर 280 ईस्वी तक
श्रीगुप्त ने रूल किया है। और श्रीगुप्त और घटोत्कच, घटोत्कच जो बेटा है, जो नीचे वाला नाम लिखा हुआ है, 280 से लेकर 319 ईस्वी तक रूल किया है। एडी हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और अगर हम बात करें इन दोनों लोगों की, तो इन दोनों लोगों ने महाराज की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, ये लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ महाराज कहते हैं। याद रखिएगा, ये सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बार बार याद दिला रहा हूं, ठीक है। तो संस्थापक के तौर पर श्रीगुप्त हो जाएगा, जिसका मैंने आपके लिए शासनकाल भी लिख दिया। अब यहीं पर सवाल को थोड़ा सा बदल दिया जाए, जैसे लिखा हुआ गुप्त वंश का संस्थापक, और यहीं पर हम थोड़ा सा अब आपके लिए एक शब्दावली और बढ़ा देते हैं, और वो शब्दावली है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। अब सवाल ये आ गया, देखिए भाषा ही बदली है और कुछ नहीं बदला है, सिर्फ भाषा बदल गई है। अब अगर पूछ दिया जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी वाला ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, घटोत्कच का बेटा है। वास्तविक संस्थापक हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं, लेकिन अब मैं फिर से वास्तविक मिटा देता हूं, है ना। अब मैंने वास्तविक मिटा दिया, यानी अब आपके सामने जो सवाल आएगा वो पूछा गया, जो हम लोग अभी सॉल्व भी कर रहे थे कि संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखिएगा संस्थापक श्रीगुप्त है। तो वास्तविक और बिना वास्तविक दोनों को मिलाकर सॉल्व करिएगा, देख लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और ये हम लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। ये सारे राजा क्रम से लगे हुए हैं, पहला श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा जिसे हम लोग समुद्रगुप्त कहते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगला सवाल है हम लोगों का, विच रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी फर्स्ट अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब देखिए सवाल सीधा सीधा पूछ रहा है। अभी आपको ध्यान होगा, हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे ठीक पहले ही सवाल को लेकर, तो ये जो हम लोगों के पहले दो राजा हैं, यानी कि ये श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन दोनों लोगों ने तो उपाधि कौन सी ली थी, महाराज की, है ना। इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण ली थी, जो इस बात का संकेत है, जो इस बात को बताता है कि ये लोग एक तरीके से फ्री किंग नहीं है, ये किसी न किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी न किसी और राजा के अधीन में आते हैं। लेकिन अब सवाल की भाषा पढ़ लीजिए कि महाराजा धीराज, देखिए लिखा भी हुआ है ना, मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि साहब महाराजा धीराज किसने कहा, किस राजा ने उपाधि धारण की, महाराजा धीराज का। और अब आपका आंसर हो जाएगा जो आपका सी ऑप्शन है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जिसे कहा जाता है, वो अपने आप को महाराजा धीराज कह लेता है। अब इसी सवाल को बदल दिया जाए लैंग्वेज कि गुप्त वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता, वो कौन शासक था जो गुप्त वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, तो भी ध्यान रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जितने भी शासक हैं, समुद्रगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य हो, इन सभी लोगों ने अपने आप को महाराजा धीराज ही कहा है। इसीलिए हम लोगों का जो सवाल था ना, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की है, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की है, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों से, एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। और एक सवाल के माध्यम से मैं इस बात की कोशिश करता हूं, हम इस बात की कोशिश करते हैं कि आपको उन्हीं सवाल से मिलते जुलते अगले 2-3 सवाल और किस भाषा के बन सकते हैं, उनको चेक कर लिया जाए, उनको ढूंढ लिया जाए, उनके क्या उत्तर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं और लगभग कोशिश में हम लोग सफल भी हो रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो 3 नंबर का सवाल है, व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्त रूलर्स, यानी गुप्त शासकों की दरबारी भाषा। अब दरबारी की जगह पर सरकारी आ जाता है, गुप्त शासकों की शासकीय भाषा या सरकारी भाषा क्या थी, प्राकृत, पाली, संस्कृत, देवनागरी।
है ना। अब इसको अगर आंसर ढूंढा जाए तो गुप्त शासकों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो उनकी आधिकारिक भाषा है, वो संस्कृत है। ठीक है, तो उनकी आधिकारिक भाषा क्या है? संस्कृत। अब देखिए यहां पर कुछ और भाषाएं लिखी हुई है, जैसे प्राकृत। तो याद होगा हम लोगों ने जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ा है, तो प्राकृत जो भाषा है वो किसकी है? ये जैन धर्म की है ना। याद होगा पढ़ा था हम लोगों ने, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ जैन लिटरेचर। तो ध्यान रखिएगा प्राकृत जैन धर्म की भाषा है। वहीं पर अगर हम लोग पाली की बात करते हैं तो पाली जो है वो आपके बौद्ध धर्म के साहित्य की भाषा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो ये भाषाएं जो है आपके प्राकृत जैन धर्म की, पाली बौद्ध धर्म की, और सबसे नीचे लिखा हुआ है देवनागरी। देवनागरी ध्यान रखिएगा, देवनागरी कोई भाषा है ही नहीं। ठीक है, देवनागरी तो लिपि है, यानी जिसमें लिखा जा रहा है, जिस तरीके से लिखा जा रहा है, जिसे हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो लिपि है वो देवनागरी है, और संस्कृत भाषा और जो वर्तमान समय में हम लोग हिंदी लिखते हैं उसकी जो लिपि कहलाती है वो देवनागरी कहलाती है। तो देवनागरी भाषा नहीं है बल्कि देवनागरी लिपि है। ठीक, प्राकृत जैन की भाषा है, पाली बौद्धों की भाषा है, और संस्कृत गुप्त शासकों की आधिकारिक भाषा या दरबारी भाषा हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई। अगला सवाल जो हम लोगों का 4 नंबर का है, विच गुप्त रूलर इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? किस गुप्त शासक को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हम विक्रमादित्य लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं, विक्रमादित्य को, या कुमारगुप्त को। तो ऐसी किसी दशा में सवाल का अगर उत्तर ढूंढा जाए, हु वाज द कॉल्ड एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखिएगा वो आंसर हो जाता है हम लोगों का समुद्रगुप्त। जो बी ऑप्शन है ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब इसी सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं, भाषा को। किस व्यक्ति के द्वारा, किस इतिहासकार के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया? अब भाषा ये है, सवाल बदल गया। अब पूछा जा रहा है कुछ और कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो ध्यान रखिएगा जिसने नेपोलियन कहा है उन्हें हम लोग विसेंट स्मिथ के नाम पर जानते हैं। विसेंट स्मिथ, ठीक है, ये एक इंग्लिश हिस्टोरियन है जिनके द्वारा नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। कारण ये कि जब विसेंट स्मिथ साहब ने यूरोप का इतिहास देखा, पढ़ा और उसके बारे में जाना, तो फ्रांस का एक बड़ा शासक हुआ करता था जिसने ट्रेडिशनल फ्रांस की जो बाउंड्री, जो सीमाएं थी, उसको एक्सपेंड कर दिया, उसका विस्तार कर दिया। नेपोलियन ने किया, यही काम समुद्रगुप्त ने भी किया। प्राचीन काल का ये पहला राजा है। समुद्रगुप्त वाज फर्स्ट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया हु कैप्चर्ड साउथ इंडिया। ये पहला प्राचीन भारत का राजा जिसने दक्षिण भारत को, जो कि ट्रेडिशनल हम लोगों के मगध राज्य की सीमाएं हुआ करती थी, उससे बाहर जाकर बड़ा काम किया है। तो हमारे विसेंट स्मिथ को ऐसा लगा कि जो काम फ्रांस के शासक नेपोलियन ने किया, वैसा ही कुछ साम्राज्य का विस्तार समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया, इसीलिए नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं जो हम लोगों का 5 नंबर का सवाल है। सवाल है, हु वाज द किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी हु प्रिवेंटेड द हुन्स फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया? यानी गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? अब यहां पर एक सवाल तो यह कि साहब हूण है कौन? तो हूण एक विदेशी प्रजाति है जो कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, सेंट्रल एशिया की एक लुटेरी प्रजाति है हूण। तो इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया है। हूणों के द्वारा भारत पर सबसे पहला आक्रमण जिस शासक के दौरान या जिस शासक के शासनकाल में किया गया था वो थे स्कंदगुप्त, यानी जो हम लोगों का डी ऑप्शन है ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है, तो हूणों ने सबसे पहली बार स्कंदगुप्त के जमाने में आक्रमण किया है। स्कंदगुप्त ने
इन होड़ों को पराजित किया, इनसे युद्ध किया, इनको पराजित कर दिया है। राधा कुमुद मुखर्जी एक बहुत बड़े इतिहासकार है, उन्होंने तो स्कंदगुप्त की सफलता को कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया कि स्कंदगुप्त ने जमीन पर लेट कर यानी जमीन पर अपनी रातों को बिताते हुए भारत की या गुप्त वंश की राज्य लक्ष्मी को बचाने का काम किया है। ये लाइन इसलिए लिखी गई क्योंकि ये होड़ों का आक्रमण इतनी तेजी से हुआ था कि राजा महाराजा, प्राचीन काल में देखा होगा आप लोग ने मैथोलॉजिकल जो आते हैं सीरियल, उसमें देखा होगा ना, वो टेंट शेंट लगा के तैयारी करके पूरा युद्ध होता था। तो इतनी तेजी से आक्रमण कर बैठे कि वो तैयारी का मौका ही नहीं मिल पाया। खुश नवाज, इस नाम को याद मत रखिएगा क्योंकि ये नाम कंट्रोवर्शियल है। कहते हैं कि कोई खुश नवाज नाम का व्यक्ति था जिसने स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया है। कुछ एक किताबें मेहिरकुल और तोरमाड़ का भी नाम ले लेती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेहिरकुल और तोरमाड़ ये दोनों स्कंदगुप्त के समकालीन नहीं हुआ करते थे, ये दोनों ने बाद में आक्रमण किया है, ठीक है। तो हम लोगों के सवाल का आंसर स्कंदगुप्त है। अगले सवाल पर चलते हैं जो 6 नंबर का सवाल है। कालिदास वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग? कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, हर्षवर्धन। तो देखिए ये सब हम लोग जानते हैं, कालिदास बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। कालिदास के बारे में ढेर सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक प्रचलित कहानी है कि जीवन का एक ऐसा दौर भी रहा है जिसमें कालिदास को महामूर्ख की संज्ञा दी गई है। वो अलग बात रही कि उन्होंने फिर आगे चलकर अपनी दृढ़ इच्छा, अपनी मेहनत के बल पर अपने आप को साहित्य के क्षेत्र का एक जगमगाता हुआ सा सितारे के रूप में साबित कर दिया और आज तक अपने आप को कहीं ना कहीं वो सितारा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कालिदास भारतीय साहित्य के, संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े सितारे रहे हैं। अब वो मूर्ख थे क्या थे, कहानियां मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। क्या हम लोग की बात पूछी जा रही है कि किस राजा के दरबारी कवि थे, तो ध्यान रखिएगा कालिदास जिस एक राजा के दरबारी कवि थे या जिनके 9 रत्नों में आया करते थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो वास्तविक नाम है वो वास्तविक नाम देवगुप्त है, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। साथ साथ देखिए और नाम लिखे हुए तो सबके बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्क की अगर बात करें तो कनिष्क के जो दरबारी कवि हैं, पोएट हैं, उन्हें हम लोग अश्वघोष के नाम पर जानते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि को हम लोग हरिशेण के नाम पर जानते हैं और हर्षवर्धन के दरबारी कवि को हम लोग बाणभट्ट के नाम पर जानते हैं। कनिष्क का दरबारी कवि अश्वघोष, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेण, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। अश्वघोष की प्रसिद्ध किताब बुद्धचरित, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेण की प्रसिद्ध जो मिलता है लिखावट वो है प्रयाग प्रशस्ति और बाणभट्ट की प्रसिद्ध किताब जो है उसे हम लोग हर्षचरित के नाम पर जानते हैं। कालिदास की अगर बात करते हैं तो कालिदास एक अच्छे नाटककार हैं और एक अच्छे कविता के भी लेखक हैं। उनकी किताबों की अगर बात किया जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये 3 किताबें वो हैं जो कि नाटक के तौर पर लिखी गई हैं। मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, ये 4 वो किताबें हैं जो कि काव्यात्मक तौर पर लिखी गई हैं। और वही विसेंट स्मिथ जो कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है, वही विसेंट स्मिथ हमारे कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहता है, क्योंकि दोनों की जो लिखावट है वो तरीका काव्यात्मक और ड्रामा यानी पोएट्री और ड्रामा दोनों लिख रहे हैं, इसीलिए विसेंट स्मिथ के द्वारा कालिदास को भारत का शेक्सपियर बताया गया है। ठीक, चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो देखिए भारत में 2 प्रसिद्ध चीनी यात्री आए हैं, प्रसिद्ध की बात कर रहा हूं, एक फाहियान है और एक आपके वेनसांग है। फाहियान जिसके साथ जिनका सवाल आया है, तो फाहियान साहब जब भारत आए हैं तो उस वक्त जो मगध का शासक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है।
ठीक, तो अगर कभी आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में आए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आए। यहीं पर अगर वंशावली दे दी जाती है, मौर्य वंश, गुप्त वंश और इस तरह से, तो गुप्त वंश के शासनकाल में आए। एक बौद्ध भिक्षु थे, बहुत बड़े विद्वान थे, भारत आते हैं, भारत रुकते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ उन्होंने देखा और मगध के प्रशासन के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया भी है, ठीक है ना। तो ढेर सारी बातें बताई गई हैं। वेनसांग जिसके दरबार में आएंगे या जिस राजा के शासनकाल में आएंगे वो हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक, तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियान जो है वो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गुप्त रूलर वॉज कॉल्ड कविराज? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक, देखिए कविराज यानी ऐसा व्यक्ति जो कविता लिखता है, कविता का शौकीन है, तो गुप्त काल का वो शासक जिसे कविराज की उपाधि दी जा रही है वो समुद्रगुप्त है। ठीक है, बहुत योग्य व्यक्ति है। गुप्त शासकों में अगर बात किया जाए तो गुप्त शासकों के एक अच्छे योग्य शासक के तौर पर जिन्होंने एक साम्राज्य का विस्तार किया, एक स्थायी और एक मजबूत साम्राज्य अपने आने वाले वंशजों को दिया। चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त जैसे ताकतवर बच्चों ने इस राजवंश की सुरक्षा की है और अपने खाली समय में ऐसा बताया जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि स्कंदगुप्त कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए उनको कविराज की उपाधि दी जा रही है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कविराज की उपाधि किसके द्वारा किसको दी गई है, तो समुद्रगुप्त को दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो बड़ी उपलब्धि है वो बड़ी उपलब्धि है शकों को पराजित करना, रुद्र सिंह थर्ड को, और उसी वजह से वो विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि इनके दरबार में नवरत्न है, चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, नवरत्न है, यानी शिक्षा का, साहित्य का और स्थापत्य कला का विकास आपको दिखाई पड़ेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन सबसे प्रसिद्ध मंदिर, नागर शैली का, नगरीय शैली का एक बड़ा मंदिर इसी दौर में आपको दिखाई पड़ेगा। यही कारण है कि गुप्त काल को हम लोग प्राचीन भारत का गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगला सवाल है हम लोगों का कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड सन या सूर्य, लॉर्ड बुद्धा। तो गुप्तकालीन जो सबसे सर्वप्रिय देवता हैं वो है भगवान विष्णु। ठीक है, देखिए उसका पीछे कारण है। ये बात हम लोग अगर कहते हैं, ऐसा नहीं कि शिव जी की मंदिर नहीं बन रहे हैं, शिव जी की मूर्तियां नहीं बन रही हैं, या भगवान सूर्य की मूर्तियां नहीं बन रही हैं, या भगवान बुद्ध की मूर्तियां नहीं बन रही हैं, ऐसा नहीं है, बन सब रहा है। लेकिन गुप्त काल के जो सर्वप्रिय देवता है वो विष्णु भगवान है। उसके पीछे कारण ये क्योंकि गुप्त कालीन राजा जितने भी थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म जिसका अगर पुराना नाम बात कर लें तो इसको हम लोग भागवत धर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसे भागवत धर्म भी कहा जाता है और परम भागवत जैसी उपाधि ले भी रखी हुई है गुप्त शासकों ने। उसी आधार पर यह माना जाता है, स्वीकार किया जाता है कि गुप्त शासक वैष्णव या भगवान विष्णु की पूजा करने वाले थे। वही सवाल पूछा गया कि लोकप्रिय देवता कौन, तो लॉर्ड विष्णु थे। बाकी लोग भी हैं लेकिन लोकप्रिय की बात कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा जिस देवता के बारे में पूजा जा रहा है उनके बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गुप्तकालीन शासकों का जो सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये भगवान विष्णु के ही 10 अवतारों वाला मंदिर है। ठीक है ना, चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो 10 नंबर का और अंतिम सवाल है, बाय विच रूलर स्टार्टेड द गुप्त संवत? गुप्त संवत को किस शासक के द्वारा शुरू किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या कुमारगुप्त? ठीक, आपको ध्यान होगा इससे पहले हम लोग कनिष्क भी पढ़ चुके हैं और हम लोग ने चर्चा भी किया था कि कनिष्क ने जिस संवत की शुरुआत की थी वो शक संवत था, 78 ईस्वी में शुरू किया गया। भारत का जो पहला संवत है उसे विक्रम संवत कहा जाता है, जो कि 57 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। वो जैन के राजा के द्वारा शुरू किया गया था। अब पूछा जा रहा है कि गुप्त संवत को किसके द्वारा शुरू किया गया?
तो ध्यान रखिएगा, गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शुरू किया है। अब बात यह आती है कि गुप्त संवत शुरू कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा गुप्त संवत शुरू हुआ है 319 ईस्वी में। ठीक है, 319 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठ रहा है, सिंहासन पर बैठ रहा है, तो वो एक नया कैलेंडर इशू करता है जिसे हम लोग गुप्त संवत के नाम पर जानते हैं। कुछ किताबों में से वल्लभी संवत भी कहा जाता है। ठीक, खैर आप गुप्त संवत याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में गुप्त संवत ही पूछा जाएगा। तो एक बार तीनों संवत याद कर लिए जाए बारी बारी से। तो ध्यान रखिए, विक्रम संवत की बात करते हैं हम, खाली ऐसे नाम लिखते चलते हैं। विक्रम संवत कब आया? 57 बीसी में। कुछ किताबों में 58 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा आया आपका शक संवत 78 एडी में, यानी ये वो समय है जब आपका कनिष्क गद्दी पर बैठ रहा है। और तीसरा संवत आपके सामने पूछा गया कि साहब शक संवत कब आया, गुप्त संवत कब आया, तो देखिए तीनों का ईयर मेंशन कर दिया। यानी अब कभी आपसे मैचिंग का सवाल आ जाए, एक और संवत के नाम और एक और उनका स्टार्टेड ईयर आ जाए, या उनके शासकों की बात कर लेता है, शासकों की वैसे बात नहीं करेगा, हमेशा ईयर को ही लेकर बात करता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, शक संवत की पूछेगा किसने शुरू किया? कनिष्क ने। गुप्त संवत किसने शुरू किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, की जो कि गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध और ताकतवर और पहला वो राजा गुप्त वंश का जो अपने आप को महाराजा धीराज भी कहता है। ठीक है ना, तो इस तरह से 3 संवत हैं जो कि हम लोगों के किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये आज की चर्चा परिचर्चा थी जो हम लोगों ने किया, जिस पर हम लोग ने गुप्त संवत के बारे में बातचीत किया। ठीक है, इसी तरह से अगली क्लासेस में भी आपको मैं अलग अलग टॉपिक और अलग अलग एमसीक्यू लेकर आऊंगा, साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी हैं जो कि आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। लेकिन बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये जरूर ध्यान रखिएगा। जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा संख्या में आप ये उपलब्ध करा देंगे, हम उतनी फैसिलिटीज आपके लिए और आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के भी हाथों में जो जंजीरें हैं ना कुछ नियम कानून की, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए आपका साथ, आपका सहयोग, यानी आपका सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन, इनकी बहुत जरूरत है। तो प्लीज साथ दीजिए, सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।